आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर सेशन 23 से 25 के बच्चों के लिए पेपर आपके F7, जिसमें आप सभी लोगों को गणित के शिक्षण शास्त्र के बारे में पढ़ना है, इस पेपर के गेसिंग प्रश्न को लेकर आए हैं। मैं आपको बता दूं कि इस पेपर में हम आपको केवल 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं। इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे। प्रत्येक यूनिट से आपको 5 प्रश्न बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपके क्लास लेने में मैं असमर्थ रहा हूं कई दिनों से, क्योंकि मेरी जो फिजिकल हेल्थ है वो सही तरीके से नहीं चल रही है, जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूं प्रॉपर वे में। इसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहूंगा, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके मैराथन क्लासेस और आपके क्लासेस को मैं कंप्लीट करा दूं। अभी मैं आप सभी लोगों को पेपर F7 के गेसिंग क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। ऑलरेडी हमने जो है पेपर आपका F6 तक कंप्लीट करा दिया है, और जो भी प्रश्न मैं यहाँ पर बताऊंगा उसको समझाऊंगा भी, ताकि आपको लिखते समय किसी प्रकार की कोई समस्या, दुख दर्द समस्या नहीं हो। समझ गए? तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर सेशन 23 से 25 गेसिंग क्वेश्चन, और यहाँ पर आपका पेपर F7 है, जिसका नाम गणित का शिक्षण शास्त्र प्राथमिक स्तर आपका जो है 1 है। और यहाँ पर हम यूनिट 1 की बात करेंगे। टोटल इसमें जो है 4 यूनिट है आपको, और चारों यूनिट से हमने 5-5 प्रश्न को सिलेक्ट किया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर यूनिट 1 की बात करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या पहला है, और ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा हुआ है और काफी महत्वपूर्ण भी है। बोला गया है कि गणित एक कठिन विषय है, हाँ अथवा नहीं अपने कथन के पक्ष के तर्क में उत्तर दी। यानी कि यह प्रश्न का उत्तर आप ऑटोमेटिक दे सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न बोला गया है, गणित एक कठिन विषय है, हाँ अथवा नहीं अपने कथन के पक्ष में तर्क दे। तो देखिए, अब इसका आंसर जो है ना, दोनों हो सकता है। कितने बच्चों को गणित जो होता है हार्ड लगता है, कठिन लगता है, कितने बच्चों को गणित जो है आसान लगता है। तो आप अपने अनुसार से, आप अपने बुद्धि विवेक के प्रयोग से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ऐसे मैं बता दूं कि इसका आंसर दोनों होगा। मेरे अनुसार से गणित मुझे हार्ड लगता है, आपके अनुसार से आपको गणित इजी लगता है। लेकिन गणित जो है एक आपका जो है, ऐसे नॉर्मली इसका जनरल आंसर समझा जाए तो गणित जो है कठिन नहीं है, बस इसे समझने का फेड है। अगर आप बेहतर तरीके से अपने दैनिक जीवन के वस्तुओं में, दैनिक जीवन के कार्यों में प्रयोग करके इसका उपयोग लेते हैं, इससे प्रश्न रिलेट करते हैं, तो आपको गणित जो है बहुत ही आसान दिखेगा। अगर बच्चों को समझ में नहीं आती है तो उन बच्चों को गणित कठिन दिखेगा। तो आपको समझाना है कि गणित एक कठिन विषय है। अगर आप हाँ बोलिएगा तो कैसे है भाई उसको लिखिए, अगर आप नहीं बोलिएगा तो कैसे है उसको लिखिए। समझ गए? इस प्रश्न का उत्तर आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। क्लियर है? जी हाँ। अगर आप हाँ बोलते हैं कि गणित एक कठिन विषय है, तो बताइए भाई कैसे विषय कठिन है। अगर आप नहीं बोलते हैं तो बताइए कैसे नहीं है। तो नहीं बोलिएगा तो बोलिएगा कि हम दैनिक जीवन के प्रत्येक कार्यों में गणित का प्रयोग करते हैं। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हमारे प्रत्येक कार्यों में गणित का प्रयोग है। तो गणित हमारे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन से रिलेट करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनको क्वेश्चन दे सकते हैं। अब बोलिएगा हाँ गणित कठिन विषय है, तो कैसे? अब बोलिएगा कि मुझे प्रश्न बनाने में दिक्कत होती है, कोई भी प्रश्न को मुझे आंसर नहीं आता है, गणित मुझे समझ नहीं आता है, तो वो आपके लिए। समझ गए ना? जी हाँ। अगला यहाँ पर आपका दूसरा प्रश्न है, दैनिक जीवन में गणित की आवश्यकता एवं महत्वों का वर्णन करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है कि दैनिक जीवन में गणित की आवश्यकता, गणित की महत्व जो है क्यों है, इसका वर्णन करना है। हम सभी लोग जानते हैं कि सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हम प्रत्येक कार्यों में गणित का प्रयोग करते हैं। अभी मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, कितने क्वेश्चन है? 20 है। यहाँ भी गणित के क्वेश्चन है। आपको कितने पेपर हो गए? ये 7वां नंबर पेपर है, यहाँ भी गणित है। हमारे हाथ में कितने उंगली है? 5 है। ये कितने पेन है? 1 है। तो हर कार्य में जो है आपको गणित प्रयोग होते हुए नजर आएगा। अब यहाँ पर इसके जो है आवश्यकता को लिखिए और इसकी महत्व को लिखिए। तो हम कह सकते हैं कि अगर दैनिक जीवन में गणित नहीं हो तो हमारे जो भी कार्य है वो सही तरीके से नहीं हो सकता है। आवश्यकता यह है कि बाजार से सब्जी लाने में, दुकानदार से वस्तु खरीदने में, अपने दैनिक जीवन के कार्यों को संपन्न करने में, या कृषि करने में, या अपने पर्यावरण को संरक्षित रखने में, या अपने परिवार को चलाने में, प्रत्येक कार्यों में गणित की आवश्यकता पड़ती है। ये इसका हो गया। महत्व यह है कि गणित के प्रयोग से हम जो है अपने तार्किक चिंतन को विकसित करते हैं, साथ ही साथ अपने सभी कार्यों को पूर्ण करते हैं, अपने समाज, अपने देश, अपने बच्चों का विकास करते हैं। साथ ही साथ हम जो है अन्य विषयों में जो है रिलेट करके हम उन विषयों को भी समझने का प्रयास करते हैं। ये उसका महत्व है। समझ गए? जी हाँ।
अगला यहाँ पर आपका तीसरा नंबर प्रश्न है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइएगा तो ये प्रश्न आपको नजर आएगा कि गणितीयकरण से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। बताइएगा, गणितीयकरण कहने का मतलब है कि जब आप गणित को सीख लेते हैं, जब आप गणित के कंसेप्ट को समझ लेते हैं, तो उसके बाद जब आप उस गणित के कंसेप्ट को जो समझे हैं उसका प्रयोग आप जो है किसी कार्यों में या दैनिक जीवन के किसी वस्तुओं में, कार्यों में प्रयोग करते हैं, तो आपके अंदर जो है वो गणितीयकरण उपयोग हो रहा है, यानी कि आपके अंदर गणितीयकरण का समझ जो है विकसित हो चुका है। कहने का मतलब है कि अगर मुझे पता है कि 2 + 2 4 होता है, 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है, और हमने जो है जोड़ के कंसेप्ट को सीख लिया, तो हमारे अंदर जो है गणितीयकरण का विकास हो चुका है। हम उसका प्रयोग जो है अपने दैनिक जीवन के कार्यों में, हम उसका प्रयोग जो है किसी भी कंसेप्ट को उपयोग करने में कर सकते हैं। तो गणितीयकरण से आप क्या समझते हैं? तो गणितीयकरण कहने का मतलब है कि जब हम गणित के किसी भी संक्रियाओं को, यानी गणित के कंसेप्ट को सीख लेते हैं और उस कंसेप्ट के आधार पर अपने दैनिक जीवन के वस्तुओं में, दैनिक जीवन के कार्यों में उसका प्रयोग करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो है गणितीयकरण का विकास जो है हो चुका है, यानी कि गणितीय का जो हमारा कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका है। इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं बहुत सारी चीजें। अगला यहाँ पर आपका चौथा प्रश्न है, बच्चों में गणितीय दक्षता का विकास किस प्रकार करेंगे और खेल खेल में गणितीय सीखने से क्या अभिप्राय है? ये प्रश्न का उत्तर आप बताइए। बताना है आपको कि बच्चों में गणितीय दक्षता, यानी दक्षता कहने का मतलब है कि गणित का जो ज्ञान है, गणित का जो व्यवहार है, वो कैसे जो है विकसित करेंगे, और साथ ही साथ जो है खेल खेल में गणित सिखाने से क्या अभिप्राय है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, बच्चों में गणित दक्षता जो होता है, प्रोफिशिएंसी, यानी कि जो अचीवमेंट हम लोग पढ़ते हैं ना, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, अपने पेपर है आपका F9, तो उसी तरह यहाँ पर है कि गणित दक्षता का विकास हम जो है बच्चों में तरह तरह के एक्टिविटी, खेल के माध्यम से, परिवेश से जोड़कर, एग्जाम्पल देकर, क्वेश्चन कराकर, कंसेप्ट को समझाकर बच्चों में विकसित करेंगे। और ये जो प्रश्न यहाँ पर बोला गया है, खेल खेल में गणित सीखने से क्या अभिप्राय है, तो मैं आपको बता दूं कि बच्चों को खेल खेलना जो है बहुत आनंददायी लगता है, महत्वपूर्ण लगता है। अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है तो खेल माध्यम जो है एक महत्वपूर्ण विधि है, जिसके माध्यम से आप किसी भी विषय के कंसेप्ट को बच्चों को समझा सकते हैं, क्योंकि बच्चों को खेलना बहुत पसंद होता है और एक टीचर का काम है कि बच्चों को खेल खेल में बच्चों को पढ़ाए। अगर हम गणित पढ़ाएंगे तो अधिकांश बच्चों को बोर लगेगा, लेकिन क्या है कि अगर आप उसी गणित को किसी नए कंसेप्ट के तौर पर, किसी नए तरीके से बच्चों को पढ़ाइएगा तो बेहतर लगेगा। यानी कि आपको बच्चों को हंसाना है, खिलाना है और गणित के कंसेप्ट को उसी में लगाना है, ताकि बच्चे जो है बेहतर तरीके से गणित को सीख सके। तो हम कह सकते हैं कि खेल खेल में गणित सीखने का अभिप्राय यह है कि जब बालक खेल खेलना पसंद करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम खेल के कंसेप्ट को क्या करेंगे, गणित से जोड़कर गणित के कंसेप्ट को बच्चों को सिखाएंगे, तो बालक का मनोरंजन भी हो जाएगा और बालक को गणित के कंसेप्ट भी विकसित हो जाएगा। और हम सभी लोग जानते हैं कि खेल एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से बालक का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। साथ ही साथ हम किसी भी विषय वस्तु को खेल के माध्यम से जोड़कर पढ़ा सकते हैं। क्लियर है? जी हाँ। और गणित के दक्षता का विकास किस प्रकार करेंगे, तो हम गणित का दक्षता का विकास जो है विभिन्न तरीके से कर सकते हैं। खेल विधि के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से, रोल प्ले के माध्यम से, परिवेश से जुड़कर बच्चों को माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से, कंसेप्ट को क्लियर करके माध्यम से, ये सभी तरीका है जिसके माध्यम से हम गणित दक्षता को बच्चों में विकास कर सकते हैं। क्लियर है मेरे भाई? जी हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये 4 नंबर प्रश्न था और ये देखिए 5वां प्रश्न जो कि आपका इस यूनिट का अंतिम प्रश्न है। ये 5वां प्रश्न आपका है, गणित सीखना केवल गणना करना नहीं है, इस कथन के संबंध में अपनी राय लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ भी प्रश्न है, याद रखिएगा। यहाँ पर प्रश्न आपका बोल रहा है कि गणित सीखना केवल गणना करना नहीं है। समझिएगा, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिख दिया कि 48 + 2 = कितना हो गया, 50, तो हमने जो यहाँ पर जोड़ दिया ये हमारा सही भी है कि 48 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 50 हो जाएगा। लेकिन ये प्रश्न जो बोल रहा है कि गणित करना केवल गणना करना नहीं है। अगर मुझे गिनती आ गया तो इसका मतलब कि हमें गणित नहीं आ गया। अगर मुझे गिनती आ जाएगा तो क्या हम गणित सीख गए? नहीं। इस कथन के संबंध में अपनी राय लिखिए। तो हम कह सकते हैं कि गणित सीखना केवल गणना करना नहीं है, यह कथन दम सत्य है। कारण क्या है कि अगर केवल मुझे गिनती आ जाएगा और इसका मतलब कि मुझे गणित आ गया तो यह कथन गलत हो जाएगा। गणित करना केवल गणना नहीं है, बल्कि गणित जो है वो सब्जेक्ट है जो कि हम दैनिक जीवन के किसी भी कार्यों में उसका उपयोग करते हैं। जब हम गणितीयकरण की बात करते हैं, तो जब हम गणित के कंसेप्ट को सीख लेते हैं और उसका सही सही प्रयोग जो है अपने दैनिक जीवन के कार्यों में करने लगते हैं या एकेडमिक जीवन के कार्यों में करने लगते हैं, तब हम जाकर कहते हैं कि गणित हम सीख रहे हैं। केवल गिनती कर लेना गणित का परिभाषा नहीं बताता है। गणित का मतलब क्या होता है? गणना करना। लेकिन हाँ, केवल गणना करना ये गलत है।
केवल ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका जो केवल है ये निगेटिव वर्ड आता है, समझ गए ना। तो केवल गणना करना गणित का विकास नहीं होता है। गणित का मतलब होता है गणना करना, लेकिन गणित केवल जो है गणना करना नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि गणित सीखना केवल गणना करना नहीं होता है, बल्कि दैनिक जीवन के प्रत्येक कार्यों में प्रयोग करना, साथ ही साथ कंसेप्ट के आधार पर कुछ नए कंसेप्ट को विकास करना और अपने दैनिक जीवन में कार्यों को सही तरीके से संपन्न करना, जो भी कठिनाई, समस्या, दुख, दर्द है उसे दूर करना, वही हमारा गणित होता है। समझ गए, केवल गणना करना गणित हमारा नहीं होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर अपने अनुसार से आपको देना है, समझ गए। जी हाँ, अब हम जो है यहाँ पर यूनिट 2 की बात करेंगे, जहां पर हम यूनिट 2 में प्रश्नों को देखेंगे। इसमें भी आपको जो है 4-5 प्रश्न मिलेंगे। और देखिएगा यूनिट 2 की हम बात कर रहे हैं, और पहला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या है कि गणित सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों के अनुभवों को महत्व दिया जाना क्यों आवश्यक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिएगा गणित सीखने सिखाने के दौरान जो है बच्चों के अनुभवों को महत्व देना क्यों जरूरी है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जब हम बच्चों को गणित सिखाते हैं तो उससे पहले भी जो है बच्चे अपने घर से कुछ न कुछ गणित की अवधारणाओं को लेकर आते हैं। बच्चे जो है जब स्कूल आने से पहले ही गणित का कंसेप्ट उसमें विकसित हो जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे जब घर पर आते हैं तो बोलते हैं कि मुझे 5 चॉकलेट चाहिए, 5 रुपए चाहिए, तो उनको जो है गणित का जो अवधारणा है, जो गणित का कंसेप्ट है वो विकसित हो जाता है। और हम सभी लोग जानते हैं जो हमारा एनईपी है या जो हमारा एनसीएफ 2008 है, समझ गए ना, ये जो हमारा एनसीएफ 2005 है और जो बीसीएफ 2008 है, ये सभी कहता है कि बालक के कंसेप्ट को जो है हमें उपयोग में लाकर तब जो है उसी कंसेप्ट को आधार बनाकर बच्चों को सिखाना है। जैसे हम भाषा की बात करते हैं तो हम सभी लोगों को पता है कि बालक को ऑटोमेटिक भाषा का विकास जो है घर पर हो जाता है, माता पिता से अवलोकन करके, अनुकरण करके वो मातृभाषा सीख लेते हैं। तो अगर हमें मुझे हिंदी सिखाना है बच्चों को, तो हम सबसे पहले मातृभाषा का प्रयोग करके ही उन्हें जो है हिंदी के रूप में ले जाएंगे। साथ ही साथ उसी तरह जो है आपको जो है गणित सिखाने और सीखने की प्रक्रिया में बच्चों का जो अनुभव होता है वह बहुत जरूरत होता है। अगर हम बच्चों के अनुभव को महत्व नहीं देंगे तो बालक गणित नहीं सीखेगा। यानी बच्चों का अनुभव कहने का मतलब है जो बालक विद्यालय आने से पहले अपने घर पर जो गणित के कंसेप्ट सीखा है उसको हम आधार में लाकर उसको नए कंसेप्ट की तरफ ले जाएंगे, वही हमारा बच्चों के अनुभव होता है। उसी का आधार बनाकर हम बच्चों को नए कंसेप्ट की तरफ ले जाएंगे और गणित के जो नए कंसेप्ट है उसको सिखाएंगे और गणितीयकरण में उसको मजबूती प्रदान करेंगे। तो ये जो तरीका है सही है। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों को अनुभव का महत्व देना अहम भूमिका होना चाहिए गणित सिखाने के क्रम में, चाहे वो भाषा हो, गणित हो या साइंस हो, कोई भी चीज हो, बच्चों का अनुभव बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। क्लियर है मेरे भाई, यहां तक कि बच्चों को दिक्कत नहीं है ना। मैं एक एक प्रश्न को आपको पूरा समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो लिखने में, समझ गए। मैं चाहता तो केवल क्वेश्चन बताकर निकल जाता, लेकिन नहीं बाबू, मैं इतना नहीं हूं। मैं जानता हूं कि इस बार मैंने आपको आपका जो सिलेबस है थोड़ा पहले एग्जाम हो गया है और हमारी तबियत जो है पिछले 2 महीने से ज्यादा बेकार चल रहे थे, क्लास नहीं ले पाया, मैं माफी चाहूंगा, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपकी पूरी क्लास हो जाए। जी हाँ, मेरी अभी भी आवाज फंस रहे होंगे, आपको पता चल रहा होगा। जी हाँ, ये प्रश्न देखिएगा 2 नंबर, गणित सीखने में गतिविधि के महत्व को समझाइए। अब इसके बारे में क्या मैं आपको बताऊं, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया भी होगा कि गणित सीखने के जो गतिविधि है वो कितने हैं। तो विभिन्न गतिविधि है। हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हम रटा रटाया तरीके से किसी कंसेप्ट को बताएंगे तो बालक समझेंगे नहीं, और उसी कंसेप्ट को हम नए तरीके से, नए गतिविधि के माध्यम से, नई एक्टिविटी के माध्यम से विधि का प्रयोग करेंगे तो बालक जो उसे बेहतर तरीके से समझ लेंगे। जैसे हम बात कर ले तो यहाँ पर बहुत सारे विधि है आपके, खेल विधि हो गए, समझ गए ना, आपका जो है व्याख्या विधि हो गए, फिर अगर हम बात कर ले तो रोल प्ले मेथड हो गए, रोल प्ले विधि हो गए, फिर आपके जो है नाटक विधि हो गए, बहुत सारे विधि होते हैं, एग्जाम्पल विधि हो गए, बहुत सारे एग्जाम्पल देकर बच्चों को कंसेप्ट को समझाना, समझ गए ना। और भी होते हैं जो कि आप लिख सकते हैं, खेल, व्याख्या, रोल प्ले, नाटक, आपके एग्जाम्पल विधि, ये बहुत सारी विधि है जिसके माध्यम से हम जो है बच्चों को गणित के कंसेप्ट को इजी वे में समझा सकते हैं। तो इसके बारे में लिख दीजिए। अब खेल विधि में कैसे बात करेंगे, व्याख्या विधि में पहले हम थ्योरी को बताएंगे, फिर एग्जाम्पल ले जाएंगे, रोल प्ले में हम गणित के कंसेप्ट को बताने के लिए बोर्ड पर कुछ बच्चों को लाएंगे, एक्टिविटी कराएंगे और उससे कंसेप्ट सिखाएंगे, गणित के महत्व कंसेप्ट को। नाटक विधि में नाटक कराएंगे, उससे भी हम बच्चों को गणित सिखा सकते हैं। फिर हमारा एग्जाम्पल विधि है, फिर हमारा जो है आपका यहाँ पर कला विधि होता है, कला विधि भी होता है जिसके माध्यम से हम प्रयोग करते हैं, कला विधि हो गया। आईसीटी होता है, आईसीटी विधि के माध्यम से, इंटरनेट और गूगल के माध्यम से, इसके माध्यम से बच्चों को सिखाएंगे। ये सभी विधि आपके जिसके माध्यम से आप गणित के कंसेप्ट को सिखा सकते हैं। क्लियर है? जी हाँ, चलिए आगे आते हैं। और ये देखिए 1 मिनट, सॉरी, ये क्या हो रहा है, एक तो गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत परेशान कर रही है, ये तो बात जानना पड़ेगा आप सभी लोगों को। चलिए आइए इस प्रश्न को देखते हैं।
यहाँ पर देखिएगा 3 नंबर प्रश्न और 4 नंबर प्रश्न, इसमें से एक आपका एग्जाम में पूछेगा, याद रखिएगा। यहाँ पर कुछ प्रश्न नहीं है, यहाँ पर एक ही प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर अंतर केवल जो है पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008, समझ गए ना। ये बस इसी के आधार पर बोला गया है। आपको प्रश्न ये पूछेगा, जो ये प्रश्न दोनों महत्वपूर्ण है, इसमें से कोई ना कोई एक आपको एग्जाम में देखने को कंफर्म मिलेगा। आपको बताना है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का विषय कैसे हुआ, या बीसीएफ के अनुसार जो है आपको बताना है गणित का अवधारणा क्या है, कैसे सिखाना है, वही प्रश्न। देखिए पहले प्रश्न को, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के उद्देश्य पर चर्चा करें। यानी कि जो आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, इसके अनुसार आपको जो है जो प्राइमरी स्टेज होते हैं बच्चों के, उसमें गणित के जो आपके सीखने के उद्देश्य बताए गए वो क्या है। तो यह बताया गया है कि सबसे पहले बच्चों को जो है मातृभाषा में बताएं, साथ ही साथ उनके ग्रामीण परिवेश से बताइए, लचीला होना चाहिए, एग्जाम्पल से जो है उनको कंसेप्ट की तरफ ले जाइए, ये सभी तरीका उनको बताया गया है। बच्चों के परिवेश से जोड़कर पढ़ाने का पूरा प्रयास किया गया है। जो भी आप एग्जाम्पल बताएंगे वो बालक के परिवेश पर्यावरण से जुड़ा होना चाहिए, ताकि बालक जो जिन चीजों को प्रतिदिन देखता है उन चीजों को देखकर वो गणित के कंसेप्ट को विकसित कर सकेगा। साथ ही साथ एक्टिविटी कराइए, रोल प्ले मेथड कराइए, एग्जाम्पल से मेथड की तरफ जाइए, लचीला पढ़ाइए, इजी वे में पढ़ाइए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, ये सभी तरीका उसमें आपको बताया गया है। ठीक उसी प्रकार जो है बिहार पाठ्यचर्या के रूपरेखा के आलोक में आपको प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य का वर्णन करना है। तो इसमें भी बोला गया है कि बालक को सबसे पहले क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाइए, क्योंकि हमारा बिहार जो है विविधता वाला राज्य है। ऐसे हमारा पूरा देश विविधता से भरा हुआ है, लेकिन बिहार में जो है विभिन्न प्रकार की बोली बोली जाती है, इसलिए यहाँ पर जो है पहले बोली के ऊपर काम किया गया, यानी कि उनके मातृभाषा का बात करें, उनके क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करेंगे, उनको गणित के कंसेप्ट जो है उनके दैनिक जीवन, उनके परिवेश और उनके पर्यावरण से जोड़कर पढ़ाइए, एग्जाम्पल से मेथड की तरफ ले जाइए, साथ ही साथ विभिन्न तरह के एग्जाम्पल, विभिन्न तरह के खेल विधि, विभिन्न तरह के जो है नाटक, कला आदि चीजों से जोड़कर बच्चों को पढ़ाइए, ताकि बेहतर तरीके से बालक समझ सके। बिहार के परिवेश से जोड़कर पढ़ाइए, ये सारी बातें इसमें आपको लिखना है, समझ गए जी। अगला ये प्रश्न है आपका इस यूनिट का अंतिम प्रश्न, बिहार के प्राथमिक स्तर के गणित के पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक का विश्लेषण करें। अब यहाँ पर आपको जो है पाठ्यक्रम की बात किया है और यहाँ पर आपके पाठ्यपुस्तक की बात किया है। ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है कि बिहार के जो आपके राज्य हैं उसके अनुसार जो है गणित का जो पुस्तक होनी चाहिए और जो सिलेबस होनी चाहिए वो कैसा होना चाहिए। तो बिहार का जो गणित का सिलेबस होना चाहिए ना, वो बिहार की जो परिवेश है, जो बिहार का भौगोलिक क्षेत्र है, जो भौगोलिक स्थिति है, उससे जुड़ा होना चाहिए, साथ ही साथ लचीला होना चाहिए, साथ ही साथ सर्वांगीण विकास वाला बना होना चाहिए, ताकि बालक का सभी पक्ष का विकास हो सके। और पुस्तक कैसी होनी चाहिए, तो उनके परिवेश, उनके पर्यावरण और विभिन्न तरह के चित्रण वाले पुस्तक होनी चाहिए, विभिन्न तरह के उसमें एक्टिविटी हो, विभिन्न तरह के रंगीन चित्र हो, ताकि बालक को पढ़ने में आसानी हो, बेहतर तरीके से बालक उस चीजों को पढ़ सके। मैंने ऑलरेडी आपको ये बताया है, सेकेंड यूनिट मैंने पढ़ाया है कि बिहार का जो पाठ्यचर्या हो या पाठ्यपुस्तक का स्थिति कैसी होनी चाहिए। आप बच्चों का बुक देखिएगा तो विभिन्न तरह के रंगीन चित्र देखने को मिलेंगे, विभिन्न तरह के रंगीन आपके जो है बहुत सारे एक्टिविटी वाले कार्य देखेंगे, ताकि बालक को पढ़ने में आनंद आए, रुचि आए। समझ गए जी हाँ। मैं एक ही क्वेश्चन को समझा रहा हूं बाबू, समझ लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ओके जी हाँ। आइए अब हम जो है यूनिट 3 की बात करेंगे। तो अब हमारा यहाँ पर यूनिट 3 स्टार्ट होता है और यहाँ पर पहला आप प्रश्न देखिएगा यूनिट 3 की। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि बच्चों में गिनती की अवधारणा कैसे विकसित करेंगे, आपको ये बताना है। अब मुझे बताइए कि हम बच्चों में जो है आपको काउंटिंग सिखाना है, तो कैसे उसकी अवधारणा जो है बच्चों में विकसित करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। 1 मिनट थोड़ा मैं पानी पी लूं, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है और अभी जो है अप्रोक्स आपके जो है 19 मिनट हो चुके हैं, यानी कि आधा घंटा लग जाएंगे इसको समझाने में। क्वेश्चन बताना 10 मिनट का काम था, बट समझाना है तो थोड़ा समय लगेगा। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, बच्चों में गिनती की अवधारणा कैसे बताएंगे। ये जो गिनती की अवधारणा है ना, तो यहां पर इसको मतलब होता है कंसेप्ट, समझ गए ना, कंसेप्ट ऑफ काउंटिंग। इसका मतलब क्या होता है, काउंटिंग। काउंटिंग कहने का मतलब 1 से लेकर आप लोग 100 तक। ये जो हम लोग काउंटिंग से आते हैं ना, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इसकी अवधारणा जो है बच्चों में कैसे विकसित करेंगे। अब मुझे बताइए, आप देखते होंगे छोटे बच्चों को जब पढ़ाया जाता है ना, तो वो पेंसिल लेकर उसके एक पेज पर लिखकर उसको हाथ धराकर लिखवाया जाता है और उसको जो है बुलाया जाता है। तो जो गणित के कंसेप्ट में अगर हम बात कर ले, गिनती की जो अवधारणा है कैसे विकसित करेंगे, तो हम विभिन्न तरह के एक्टिविटी के माध्यम से, विभिन्न तरह के रोल प्ले के माध्यम से, विभिन्न तरह के मॉडल प्रस्तुत करेंगे, विभिन्न तरह के चित्रण के माध्यम से। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे जो है बताना है काउंटिंग के बारे में, तो हम एग्जांपल भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर एक कीबोर्ड उठाएंगे और बोलेंगे बाबू इस कीबोर्ड में जितने भी आपके अक्षर, जितने भी आपके मतलब नंबर है,
जितने भी की है उसको गिनती कीजिए। तो हम इस तरह से एक्टिविटी बेस करके जो है बच्चों को जो काउंटिंग का कंसेप्ट है वो हम बता सकते हैं। रोल प्ले हो सकते हैं, खेल विधि हो सकते हैं, हम गेम खिलाएंगे, उसमें सारे बच्चों को खड़ा करेंगे और एक एक बच्चों को काउंटिंग करवाएंगे, तो उससे बच्चे सीख लेंगे। प्रतिदिन जब कक्षा में बच्चे जब प्रवेश करते हैं विद्यालय में, जब प्रेयर होने के बाद तो काउंटिंग होती है कितने बच्चे हमारे विद्यालय में आए हैं, उस समय भी किसी बच्चों को खड़ा करके चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे तो बच्चे उससे भी सीखेंगे। तो विभिन्न तरह की एक्टिविटी, विभिन्न तरह के माध्यम से बच्चों में जो है गिनती की अवधारणा जो है विकसित कर सकते हैं। क्लियर है। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है, बच्चों में सुनने की अवधारणा का विकास जो है किस प्रकार करेंगे। और जितने भी इसमें प्रश्न रहेंगे ना, ये सभी आपके गणित संक्रियाएं से होंगे, यानी कि गिनती के कंसेप्ट, सुनने के कंसेप्ट, जोड़ घटाव गुणा भाग के कंसेप्ट कैसे विकसित करेंगे। यानी कहने का मतलब कि आप बच्चों को जोड़ कैसे सिखाइएगा, घटाव कैसे सिखाइएगा, गुना कैसे सिखाइएगा, भाग कैसे सिखाइएगा, गिनती कैसे सिखाइएगा। तो ये तो आप समझ रहे हैं ना, कैसे सिखाइएगा। बहुत सारे एक्टिविटी कराएंगे, बहुत सारे रोल प्ले मेथड कराएंगे, बहुत सारे हम जो है काउंटिंग लिखने के लिए बोलेंगे, बोर्ड पे बुलाएंगे, पढ़वाएंगे, रोज पढ़वाएंगे, तो उससे बालक सीखेंगे। घर पर बोलेंगे बच्चे जाइए घर पर सारे वस्तु गिन कर लाइए, ये होगा। इस तरह से हम कर सकते हैं। आपके गांव में कितने घर है वो करके लाइए। समझ गए। तो बच्चों में सुनने की अवधारणा जो है कैसे विकसित करेंगे, तो हम इसको जो है सुनने की अवधारणा जो है आपको इकाई दहाई वाले जो बात होते हैं ना, उसके माध्यम से हम कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है हम विभिन्न तरह के एक्टिविटी, विभिन्न तरह के रोल प्ले, और साथ ही साथ सबसे पहले तो हम सुनने के बारे में उनको बताएंगे कि आखिर सुनने का अर्थ क्या होता है। इसके बारे में धीरे धीरे जो है उनको लिखने का, बोलने का, समझने का, किसी अक्षर के आगे लग गया तो क्या हो गया, किसी अक्षर के पीछे लग गया तो क्या हो गया, किसी अक्षर के बीच में लग गया तो क्या हो गया, वो हम आफ्टर, बिटवीन और आपके बिफोर के बारे में बताएंगे उनको। अगला ये प्रश्न है, बच्चों में जोड़ घटाव गुणा और भाग की अवधारणा किस प्रकार विकसित करेंगे, उदाहरण सहित आपको एग्जांपल बताइए। यानी बच्चों को आपको जो है जोड़ बताना है, घटाव बताना है, गुणा बताना है और भाग बताना है। इसमें से कोई ना कोई एक दो प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। मैंने यहाँ पर एक ही प्रश्न में चारों ले लिया है, लेकिन एक एग्जाम में आपको कंफर्म है, याद रखिएगा 100% आपसे पूछेगा। इसमें से कोई ना कोई एक आपका पूछेगा ही पूछेगा। आपको यह बताना है कि बच्चों को हम जोड़ कैसे सिखाएंगे, बच्चों को हम घटाव कैसे सिखाएंगे, गुणा कैसे सिखाएंगे, भाग कैसे सिखाएंगे। तो हम तरह तरह से एक्टिविटी कर सकते हैं, तरह तरह के एग्जाम्पल ले सकते हैं, उनके परिवेश से जो का बता सकते हैं, पर्यावरण का एग्जाम्पल ले सकते हैं, विद्यालय का एग्जाम्पल ले सकते हैं। समझ गए ना। टॉफी देकर, रोल प्ले, कला मेथड, नाटक विधि, ये सभी विधि के माध्यम से हम बता सकते हैं। एग्जाम्पल आपको बताना है। अब हम बात करेंगे पर्यावरण की, तो पर्यावरण में जो है विभिन्न ऐसे वस्तु है जिसके माध्यम से बच्चों को जोड़ घटाव का, गुणा का कंसेप्ट सिखा सकते हैं। परिवेश से बात करेंगे, घर में, परिवार में, समाज में ऐसे बहुत सारे एक्टिविटी करा सकते हैं। विद्यालय की बात करेंगे, बच्चों को गिनती करवा सकते हैं। समझ गए ना। ये सभी तरीका है जिसके माध्यम से बच्चों को जो है जोड़ घटाव गुणा भाग और आपके जो गिनती है उसके कंसेप्ट को हम विकसित कर सकते हैं। सारे प्रश्न का उत्तर लगभग आपका सेम होगा, थोड़ा सा आपका एग्जाम्पल चेंज होते चला जाएगा। जैसे मुझे जोड़ का कंसेप्ट सिखाना है, तो हम क्या करेंगे, बोर्ड पर जो है 10 चित्र बना देंगे, 1 चित्र, 2 चित्र, 3, 4, 5, 6, 7। अब बोलेंगे बच्चों बताओ ये कितने आम है, बच्चे गिन कर बता देंगे। अब बोलेंगे बाबू आपके पास 5 पेंसिल है और राम के पास 3 पेंसिल है, तो बताइए बाबू आपके पास कितना ज्यादा पेंसिल है। तो बालक आपस में रियल हो गया, रियल एक्टिविटी हो गया, रोल प्ले हो गया, मेथड प्ले हो गए। ये सभी तरीके से बच्चों को जोड़ घटाव गुणा भाग और आपके जो गिनती है, जीरो है, कंसेप्ट को विकसित कर सकते हैं। समझ गए मेरे भाई। जी हाँ। आइए अभी भी अब 2 प्रश्न है, समझिएगा। ये सारे प्रश्न आपके ऊपर काल्पनिक है, समझ गए ना, ये आपको सोच समझ के बताना है। अभी देखिएगा, ये आपका प्रश्न संख्या 4 है, संख्या में अंकों के स्थानीय और अंकित मान को उदाहरण के स्थान समझाइए। अंकित मान और आपके जो स्थानीय मान होते हैं, पैलेस वैल्यू और आपके एक और कुछ होते हैं ना, तो ये दोनों के बारे में आपको बताना है। जैसे कि हम लोग यहाँ लिखते हैं 8, 4, 5, 6, 4, 0 और बोलते हैं कि 6 का पैलेस वैल्यू क्या है, यहाँ से लिख देते हैं 600, ऐसे करके लिखते हैं। तो आपको वही बताना है कि संख्या में अंकों के स्थानीय और अंकित मान को उदाहरण के साथ बताइए। आप एग्जाम्पल के साथ उसके बारे में बता सकते हैं। समझ गए ना। उदाहरण के साथ बताइए कि आपके जो है स्थानीय मान क्या होता है, पैलेस वैल्यू और अंकित मान क्या होता है। समझ गए ना। एक का मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ शायद, अंकित वैल्यू क्या होता है, पैलेस वैल्यू, और एक आपका कुछ होता है शायद, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला देखिएगा, गणित संक्रियाएं एवं उनके अंतर संबंधों के बारे में लिखिए। अब देखिएगा ये प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब ये जो बोला ना गणित संक्रियाएं, मैं आपको हमेशा बताता हूं बाबू कि गणित संक्रियाएं कहने का मतलब होता है जोड़ घटाव गुणा भाग, यानी कि जो भी आपके गणित के जो कंसेप्ट होते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, उसके बारे में आपको रिलेशन बताना है, उसके बारे में आपको अंतर संबंध बताना है। हम सभी लोग जानते हैं कि जब तक हम जोड़ नहीं सीखेंगे, जब तक घटाव नहीं सीखेंगे, घटाव सीखे गुणा और भाग सब एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा रिलेट करता है। समझ गए ना। हमें घटाना है तो हमें जोड़ना पड़ेगा, हमें गुणा करना है तो हमें जोड़ घटाव का वहां पर प्रयोग करना ही पड़ेगा। समझ गए ना। तो गणित संक्रियाएं एवं उसके अंतर संबंधों के बारे में लिख दीजिए। जोड़ क्या होता है, घटाव क्या होता है, भाग क्या होता है, एलसीएम आपके गुणा क्या होता है, ये सभी चीजों के बारे में लिख लीजिएगा। ये प्रश्न आपका हो जाएगा। समझ गए। और अब हम इस पेपर के अंतिम जो है अपने यूनिट की तरफ बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका 4 नंबर यूनिट है। और यहाँ पर पहला प्रश्न है, मापन का क्या अर्थ है? क्या जीवन के हर क्षेत्र में मापन की आवश्यकता होती है? और ये प्रश्न मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको मापन के बारे में नहीं बताया है, नहीं पढ़ाया है, मानता हूं। बट क्या आपको पता नहीं है कि मेजरमेंट क्या होता है? गणित पढ़ रहे हैं और आपको मेजरमेंट नहीं पता है? सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, किलोग्राम, ग्राम, सेंटीमीटर, क्या क्या होता है? केजी होता है, ग्राम होता है, समझ गए ना? मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये सभी चीजों के बारे में जानते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि मापन का क्या अर्थ होता है। मापन का अर्थ होता है गणना करना, सटीक गणना करना, समझ गए ना? साथ ही साथ जीवन के हर क्षेत्र में मापन की आवश्यकता होती है। और ये भी बात सत्य है कि हम जो है अपने दैनिक जीवन के प्रत्येक कार्यों में मापन का प्रयोग करते हैं। अब मुझे बताइए कि ये वाटर बोतल में कितने पानी है? तो इस वाटर बोतल में अप्रोक्स आपके 1 लीटर पानी होंगे। अब मुझे बताइए इस वर्ड पर कितने अक्षर लिखे गए हैं? ये भी है, हम नाप सकते हैं कि हमारा बोर्ड कितना सेंटीमीटर का है, मीटर का कितना है, हम कितना किलोमीटर चले, हमारे स्कूल से विद्यालय का घर से हमारे और विद्यालय का कितना किलोमीटर डिस्टेंस है, हमारे कक्षा में कितना मीटर पर जो है बच्चे बैठे हुए हैं, कितना सेंटीमीटर पर बेंच रखा हुआ है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, समझ गए? अगला देखिएगा, मापन की मानक तथा अमानक इकाइयों से आप क्या समझते हैं, उसका उदाहरण दीजिए। देखिएगा, मापन की मानक और अमानक इकाई, यानी कि एक आपका जो है वैल्यू आपका मानक मेजरमेंट और एक आपका अन वैल्यू मेजरमेंट, इसके बारे में बताइए। जैसे कि हमने कोई चीज को जो है मतलब कि मापन किया, उसका मानक इकाई हमारा 1 केजी आ गया, और हमने किसी चीज का एप्रोक्स जो है बिना मापे हुए उसका अमान निकाल लिया कि आपका 9 साढ़े 900 ग्राम होगा, समझ गए ना? तो एक आपका होता है मानक इकाई, मानक यानी कि प्योर फॉर्म, और एक होता है अमानक जो कि हम एप्रोक्स बोल देते हैं। और जैसे हम लोग जाते हैं कहीं पर मंडी में सामान खरीदने, तो बोलते हैं ना कि कितना भूसा है, देखते हैं भूसा वाला होगा 2-3 क्विंटल एप्रोक्स, और जब पता चलता है जोखने पर कि हमारा तो 1.5 क्विंटल निकला, वैसे होता है। तो देखिए, ये जो आपका मानक इकाई होता है ना, ये प्योर फॉर्म होता है। हमने बोला कि 1 केजी सेव तो 1 केजी तौल कर देगा। अमानक इकाई यानी एप्रोक्स हम बोल लेते हैं, हाँ कि ये नदी में जो है इतना लीटर पानी होगा, ऐसे हम लोग बोलते हैं। इसके बारे में आपको बता देना है, समझ गए जी? उदाहरण दे दीजिएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों में आयतन, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बाबू मेरे, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा ये वाला। देखिएगा, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन गणित का ही कंसेप्ट है, इसमें केवल आपको थ्योरी लिखना है और फिगर बनाना है। देखिएगा, यहाँ पर बच्चों में ये आपका आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया, धारिता हो गया, लंबाई हो गया, तथा समय तथा उनके मापन की अवधारणा आप किस प्रकार विकसित कराएंगे, उदाहरण देकर जो है बच्चों को स्पष्ट करिए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि बच्चों में जो है आयतन की बात कर ले, क्षेत्रफल की बात कर ले, धारिता की बात कर ले, लंबाई, चौड़ाई, मापन, समय इत्यादि चीजों के अगर कंसेप्ट को विकसित करना है, तो सबसे मेन चीज जो होता है उसके हम परिवेश से, उसके हम घर से जोड़कर बच्चों को पढ़ाएंगे। उसके घर में स्थित जितने भी वस्तु है उससे हम बच्चों को पढ़ाएंगे कि अगर आपका एक दरवाजा है तो वो रेक्टेंगल हो गया, अगर आपका एक टेबल है तो वो आपका स्क्वायर हो गया, आपके घर में बहुत सारे ऐसे क्यूबिक कोन होंगे, सिलेंडर होंगे, उसके माध्यम से बताएंगे। क्षेत्रफल बताइए, कमरे की लंबाई चौड़ाई बताइए, टेबल का लंबाई चौड़ाई बताइए, हम उसे घर से ही जोड़ के पढ़ाएंगे ताकि बालक जो है बेहतर तरीके से समझ सके। तो इसमें आपको जो है आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, धारिता की लंबाई, ये सभी का आपका फॉर्मूला, सभी का थ्योरी आपको लिखना है। और हम यह लिख सकते हैं कि हम ये सारी चीजों का कंसेप्ट जो है बच्चों के परिवेश, बच्चों के पर्यावरण, बच्चों के जो है घर के चीजें के रिलेट करके हम बच्चों को पढ़ाएंगे और रियल अनुभव कराएंगे, समझ गए? ताकि बच्चे जो है बेहतर तरीके से समझ सके। क्लियर है मेरे भाई? जी हाँ, आइए यहां पर ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर प्रश्न, आंकड़ों से आप क्या समझते हैं? आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार करेंगे? आंकड़ों का मतलब समझते हैं ना, एंड डाटा। डाटा क्या होता है? किसी चीज, किसी वस्तु या किसी कार्य को एनालिसिस करके जब हम एनालाइज करते हैं और उसका डाटा जो आता है उसी को हम लोग जो है आंकड़ा कहते हैं। किसी कार्य को लेकर अपने घर की बात कर ले या अपने विद्यालय की बात कर ले, तो हमारे विद्यालय में कितने आज बच्चे आए हैं उसके हम आंकड़ा कर सकते हैं। हमारे घर में 1 महीने में कितने राशन चला उसकी हम आंकड़ा कर सकते हैं। तो वो एक डाटा होता है जिसको हम सेफ रखते हैं ताकि हमारे आने वाले कार्यों में हमें समझने में, हमें किसी कार्य को करने में मदद करे। आंकड़ा से आप क्या समझते हैं? आंकड़ा जो होता है एक संरक्षित रूप होता है किसी चीज का, जिससे हमें जो है किसी कार्य को संपन्न करने में मदद मिलती है। साथ ही साथ आंकड़ाओं का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार करेंगे? तो हम आंकड़ाओं का प्रस्तुतिकरण जो है विभिन्न तरीके से कर सकते हैं, चार्ट ग्राम से, पाईग्राम से। देखते हैं, ऐसे आपका होता है बार ग्राफ होता है ना, कैसे ऐसे भी हम लोग करते हैं। नहीं तो एक आपका ये वाला होता है जो ऐसे ऐसे गया, ये भी आंकड़ा है, समझ गए ना? इस तरह से विभिन्न तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आपको लिख लीजिए, आपको एग्जाम में ना एक आपको ग्राफ पेपर भी मिलता है, समझ गए? जी हाँ मेरे भाई। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपको खुद से प्रश्न लिखेगा। पेपर आपका F7 में गणित का शिक्षण शास्त्र के बारे में पढ़ना है
और विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित अपनी पसंद के किसी प्रकार का एक प्रश्न का निर्माण करें और उसके उत्तर लिखें। ये आपको बोला है कि आप अपने इस पेपर के अनुरूप से अपना कोई भी एक प्रश्न तैयार कीजिए और उसका उत्तर देकर मुझे समझाइए। तो बता दीजिएगा कि हम बच्चों को जोड़ का कंसेप्ट कैसे बताएंगे और उसके बारे में लिख दीजिए। जो भी आपको लगता है, जो भी आपने पेपर इस 7 में पढ़ा है और जो भी आपको लगता है कि हाँ इस तरह का प्रश्न हो सकता है, उसका उत्तर लिखिए और बता दीजिए। प्रश्न भी आपको लिखना है, उत्तर भी लिखना है, और ये आपका प्रश्न है। समझ गए? तो आशा करते हैं कि पेपर आपका F7 का जितने भी मैंने प्रश्न बताया इतना कर लीजिए, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। और मैंने काफी मेहनत किया है, आप सभी लोगों से निवेदन है प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैंने सारे प्रश्नों को बेहतर तरीके से समझाया है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपकी क्लासेस भी बहुत जल्द आज से या कल से स्टार्ट हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।